नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार के सभी 4 सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। हर किसी को चुनाव नतीजे का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा इसलिए कि इस उपचुनाव को 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए दो प्रमुख गठबंधनों और दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जैसा कि जानते हैं, 4 सीटों में से 3 सीटों पर महागठबंधन जबकि एक सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। हालांकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन पिछले रिकॉर्ड और वोटिंग रुझानों के मुताबिक हम बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे में क्या बदलाव होने वाला है। हम बताने की कोशिश करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, कौन गठबंधन और दल बाजी मारने वाला है। हम बताने वाले हैं कि पुराना रिकॉर्ड रहेगा या टूट जाएगा, जन सुराज कितना दम दिखा पाई है। बता दें कि बिहार के रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को सांसद निर्वाचित हो जाने के कारण चारों सीटें खाली हुई है। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुए हैं। सीटों के आधार पर आकलन करें तो समझना आसान हो जाएगा कि किस सीट पर किस गठबंधन और दल का पलड़ा भारी है। रामगढ़ सीट का ही उदाहरण लें। रामगढ़ में महागठबंधन की ओर से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत कुमार सिंह मैदान में हैं, जबकि एनडीए से बीजेपी के पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह। राजद और बीजेपी के मुकाबला में जनसुराज से सुशील सिंह कुशवाहा और बीएसपी से सतीश यादव पिंटू की एंट्री ने उपचुनाव को चतुष्कोणीय बना दिया है। पिछले चुनाव नतीजों के आधार पर आकलन करें तो रामगढ़ सीट पर राजद का पलड़ा भारी लगता है, चूंकि 1952 से 2020 तक कुल 18 चुनाव हुए, जिसमें 2009 का उपचुनाव भी शामिल है। पिछले 18 चुनावों में रामगढ़ सीट पर सर्वाधिक 8 दफा जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है, जबकि 4 दफा कांग्रेस, 2 दफा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1 दफा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1 दफा जनता पार्टी, 1 दफा लोक दल और 1 दफा बीजेपी निर्वाचित हुई है। लीडर के तौर पर रामगढ़ सीट पर सर्वाधिक 7 दफा जगदानंद सिंह परिवार का कब्जा रहा है, जिसमें 6 दफा अकेले जगदानंद सिंह लोकदल, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल से निर्वाचित हुए, जबकि 1 दफा उनके पुत्र सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल से निर्वाचित हुए हैं। सुधाकर सिंह के बक्सर से सांसद निर्वाचित हो जाने के कारण रामगढ़ सीट पर उपचुनाव हुए हैं। रामगढ़ सीट पर यह दूसरा उपचुनाव है। पहला उपचुनाव 2009 में हुआ था, तब सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह सांसद निर्वाचित हुए थे। ऐसे में जगदानंद सिंह के दूसरे पुत्र अजीत कुमार सिंह की स्थिति मजबूत कही जा सकती है, लेकिन उपचुनाव में स्थिति प्रतिकूल हो गया लगता है, क्योंकि बीएसपी से पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजा सतीश यादव पिंटू के मैदान में आ जाने से राजद का M22 समीकरण बिखर गया लगता है। ऐसा इसलिए कि अंबिका यादव राजद से 2009 के उपचुनाव और 2010 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हो चुके हैं। 2015 में दूसरे स्थान पर रहे थे। 2020 में अंबिका यादव राजद छोड़कर बीएसपी से चुनाव लड़े थे, तब भी अंबिका यादव दूसरे स्थान पर रहे थे। मात्र 189 मतों के अंतर से सुधाकर सिंह जीते थे। ऐसे में अंबिका यादव के भतीजा सतीश यादव की उम्मीदवारी से राजद की स्थिति कमजोर हो गई लगती है। यही नहीं, बीजेपी से अशोक कुमार सिंह की उम्मीदवारी से भी राजद की स्थिति कमजोर हुई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि रामगढ़ राजपूत बाहुल इलाका रहा है। बीजेपी के अशोक कुमार सिंह भी राजद उम्मीदवार अजीत सिंह के स्वजातीय राजपूत जाति से आते हैं। बताया जा रहा है कि अशोक सिंह बीजेपी के परंपरागत वोट के अलावा स्वजातीय राजपूत जाति का वोट पाने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में रामगढ़ में लड़ाई बीजेपी बनाम बीएसपी की होती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के अशोक सिंह भी दमदार उम्मीदवार रहे हैं। अशोक सिंह 2015 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे, तब अंबिका यादव दूसरे स्थान पर रहे थे। अशोक सिंह ने 8011 मतों के अंतर से अंबिका यादव को पराजित किया था। 2010 के विधानसभा चुनाव में अशोक सिंह निर्दलीय लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे,
जबकि सुधाकर सिंह बीजेपी से लड़े थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। तब अंबिका यादव जीते थे। यही नहीं, 2020 के चुनाव में भी अशोक सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। वैसे तो जनसुराज भी मैदान में है। जनसुराज ने सुशील सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बक्सर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार थे। वे 80,261 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। बता दें कि सुशील सिंह कुशवाहा तीसरे स्थान पर तब रहे थे जब बीएसपी से उम्मीदवार थे, क्योंकि यह इलाका में बीएसपी भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। लेकिन सुशील कुशवाहा जनसुराज से लड़े हैं। जनसुराज का यह पहला चुनाव है, जबकि उपचुनाव में बीएसपी से अंबिका यादव का भतीजा सतीश यादव उम्मीदवार हैं। ऐसे में जनसुराज को कुशवाहा जाति का कुछ हिस्सा और जनसुराज का थोड़ा बहुत मत मिलने का अनुमान किया जा रहा है, लेकिन यह मत उन्हें चौथे स्थान से ऊपर नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि कुशवाहा जाति का जितना अधिक वोट सुशील सिंह कुशवाहा को मिलेगा, बीजेपी को उतना अधिक नुकसान पहुंचेगा। बिहार का दूसरा प्रमुख सीट तरारी विधानसभा है, जहां भाकपा माले के सुदामा प्रसाद के आरा से सांसद निर्वाचित हो जाने के कारण खाली हुई थी। तरारी विधानसभा के उपचुनाव में भाकपा माले से राजू यादव, वहीं बीजेपी से पूर्व विधायक सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत चुनाव मैदान में हैं, जबकि जनसुराज से किरण सिंह। हालांकि किरण सिंह मुख्य मुकाबला से बाहर हैं। जनसुराज और किरण सिंह दोनों के लिए पहला चुनाव है। जनसुराज अपनी उपस्थिति की लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ तरारी भाकपा माले के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। भाकपा माले किसी भी कीमत पर 2015 और 2020 की तरह जीत को बरकरार रखने की कोशिश की। लगातार जीत की हैट्रिक के लिए भाकपा माले ने राजू यादव को मैदान में उतारा। बता दें कि राजू यादव लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। 2014 के संसदीय चुनाव में राजू यादव तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि 2019 में दूसरे स्थान पर। दोनों दफा बीजेपी के आरके सिंह निर्वाचित हुए थे। इस दफा सुदामा प्रसाद के सांसद निर्वाचित हो जाने के बाद खाली हुई तरारी सीट पर राजू यादव को उतारा गया है। भाकपा माले के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि यह उनकी जीती हुई सीट है। दूसरा अहम बात कि महागठबंधन के वोट में विभाजन का खतरा कम है। राजद का एम यानी यादव और मुस्लिम समीकरण के अलावा कांग्रेस और भाकपा माले का परंपरागत वोट उम्मीद जगाती है। यही नहीं, जनसुराज के किरण सिंह का वोट शेयर से भाकपा माले की स्थिति मजबूत बनती है। एक और बात कि लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी कुशवाहा की अंदरूनी नाराजगी एनडीए से कायम रही तो माले के पक्ष को मजबूत करती है। लेकिन पुराने चुनाव परिणामों का आकलन करें तो तरारी सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि 2000 से लगातार बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत की मां गीता पांडे और पिता सुनील पांडे रनर और विनर रहे हैं। सुनील पांडे 4 दफा विधायक निर्वाचित हुए हैं। 2000 से 2010 तक सुनील पांडे समता पार्टी और जदयू से निर्वाचित हुए थे, जबकि 2015 में विशाल की मां गीता पांडे और 2020 में पिता सुनील पांडे दूसरे स्थान पर रहे हैं। 2015 में गीता पांडे एलजेपी से लड़ी थी, तब महज 272 मतों के अंतर से पराजित हुई थी। 2020 के चुनाव में सुनील पांडे निर्दलीय लड़े थे, तब 13,015 मतों के अंतर से पराजित हुए थे। 2015 और 2020 के चुनाव में माले के सुदामा प्रसाद निर्वाचित हुए थे। लेकिन 2024 के उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा इसलिए भारी माना जा रहा है कि 2020 के चुनाव में भाकपा माले के सुदामा प्रसाद को 43.53% मत मिला था, जबकि निर्दलीय सुनील पांडे को 37.05%। वहीं बीजेपी के कौशल कुमार विद्यार्थी को 8.14%। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है, क्योंकि मतों का जो बिखराव बीजेपी उम्मीदवार कौशल विद्यार्थी और निर्दलीय प्रत्याशी सुनील पांडे के बीच हुआ था, वह बीजेपी से सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाए जाने से सधता दिख रहा है। 2020 की तुलना में 1.66% मत अधिक आने की 45.19% मत हो जा रहा है, जो विशाल प्रशांत को बढ़त की ओर ले जा रहा है।
यही नहीं, 2015 के चुनाव में सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे एलजेपी से लड़ी थी। तब वह मात्र 272 मतों के अंतर से हारी थी। तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इस दफा जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, हम सेकुलर जैसे दल एनडीए का हिस्सा हैं। एनडीए दलों की एकजुटता बीजेपी को बढ़त दिलाता दिख रहा है। एक और अहम बात कि तरारी भूमिहार बहुल इलाका रहा है। विशाल प्रशांत भूमिहार जाति से हैं। यह बात भी विशाल प्रशांत के पक्ष को मजबूत करता दिख रहा है। बिहार का तीसरा सीट इमामगंज की बात करें तो हम सेकुलर का पलड़ा भारी लग रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इस सीट पर राजद कभी नहीं जीती है। यही नहीं, राजद ने जो उम्मीदवार उतारा है उससे हम सेकुलर को बाकओवर मिलता दिख रहा है। जनसुराज चर्चा में जरूर है, लेकिन मुख्य मुकाबला से बाहर लग रहा है। बता दें कि इमामगंज एससी के लिए आरक्षित सीट है। इमामगंज सीट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के गया संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के कारण खाली हुई है। जीतन राम मांझी फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। हम सेकुलर के संस्थापक जीतन राम मांझी अपनी सीट पर बहू दीपा मांझी को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ राजद ने रोशन कुमार मांझी को उतारा है। रोशन मांझी का सियासी पृष्ठभूमि जीतन राम मांझी की तुलना में कमजोर रही है। हालांकि 2010 के चुनाव में रोशन कुमार 1211 मतों के अंतर से पराजित हुए थे। तब जदयू के उदय नारायण चौधरी निर्वाचित हुए थे। इमामगंज सीट का पिछला रिकॉर्ड देखें तो राजद के लिए निराशाजनक तस्वीर रही है, क्योंकि 1957 से 2020 तक हुए 16 विधानसभा चुनाव में राजद कभी जीत नहीं दर्ज कर पाई है। लीडर के तौर पर पिछले 3 दशक का रिकॉर्ड देखें तो सबसे अधिक 5 दफा उदय नारायण चौधरी निर्वाचित हुए हैं, जिसमें 1 दफा जनता दल, 1 दफा समता पार्टी और 3 दफा जनता दल यूनाइटेड से निर्वाचित हुए हैं। जबकि 2 दफा हम सेकुलर के संस्थापक जीतन राम मांझी और 1 दफा समता पार्टी से रामस्वरूप पासवान निर्वाचित हुए हैं। उदय नारायण चौधरी फिलहाल राजद में हैं। उनकी दमदार उपस्थिति रही है। उदय नारायण चौधरी कड़ी टक्कर दे चुके हैं, लेकिन उदय नारायण चौधरी की जगह रोशन मांझी को उतारा गया है, इसलिए दमदार उपस्थिति नहीं मानी जा रही है। रोशन मांझी की जीत की उम्मीद जनसुराज के जितेंद्र पासवान के उम्मीदवारी के कारण की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पासवान जाति का वोट एनडीए का रहा है। हम उम्मीदवार दीपा मांझी के प्रचार में एलजेपी आर प्रमुख चिराग पासवान के नहीं आने से पासवान जाति के वोट बैंक में बिखराव की बात कही जा रही है। जितेंद्र पासवान एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। जनसुराज ने खूब मेहनत की है। ऐसे में रोशन मांझी की उम्मीद की जा रही है, लेकिन पुराने रिकॉर्ड से ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बिहार में उपचुनाव का चौथा सीट बेलागंज भी काफी हॉट सीट रहा है। ऐसा इसलिए कि बेलागंज सीट पर एक तरफ राजद से सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार यादव हैं, तो दूसरी तरफ जदयू की पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी चुनाव मैदान में है। जबकि जनसुराज से मोहम्मद अमजद की उम्मीदवारी के कारण चुनाव संघर्षपूर्ण हो गया है। जातीय आधार पर बेलागंज में 2 जातियों यादव और मुस्लिम की बड़ी आबादी है। दोनों के एक साथ आने पर जीत पक्की मानी जाती रही है। यही वजह रही कि 1990 से सुरेंद्र यादव जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल से विधायक निर्वाचित होते रहे हैं। बीच में सुरेंद्र यादव जब सांसद निर्वाचित हो गए थे, तब 1998 में भी जनता दल से महेश यादव निर्वाचित हुए थे। बेलागंज विधानसभा के सियासी इतिहास में यह दूसरा उपचुनाव है। अजब संजोग है कि बेलागंज सीट पर पहली दफा भी सुरेंद्र प्रसाद यादव के सांसद बनने के कारण उपचुनाव हुआ था। 26 साल बाद दूसरी दफा भी सुरेंद्र यादव के सांसद निर्वाचित होने के कारण उपचुनाव हुआ है। तब महेश यादव उम्मीदवार थे, लेकिन इस दफा सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ जदयू से पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी चुनाव मैदान में हैं। मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी हैं। देखें तो राजद और जदयू का सीधा मुकाबला है। दोनों तरफ से यादव जाति के उम्मीदवार हैं। यही नहीं, जनसुराज से मोहम्मद अमजद के उतरने से राजद के एम बाई यानी कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक में भी बिखराव हो गया लगता है। हालांकि जनसुराज के मोहम्मद अमजद को मुस्लिम का कितना वोट मिल पाता है, यह तो परिणाम के दिन ही पता चल पाएगा।
लेकिन जितना भी वोट अमजद को मिलेगा, इसका सीधा नुकसान राजद को होता दिख रहा है। हालांकि 2020 के चुनाव में राजद से सुरेंद्र यादव 23,963 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। तब जदयू के अभय कुमार सिन्हा दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस दफा परिस्थितियां बदली हुई है। राजद के वोट बैंक का जदयू और जनसुराज दो बड़े हिस्सेदार बन गए हैं। ऐसे में राजद और जदयू की लड़ाई काफी दिलचस्प बनी हुई है। मामूली मतों के अंतर से हार जीत का फैसला हो सकेगा। कुल मिलाकर देखें तो 2020 में 3 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट पर एनडीए का कब्जा था। लेकिन 2024 के उपचुनाव में बाजी पूरी तरह पलटते दिख रही है। एनडीए को 3 सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही है, जबकि बेलागंज सीट पर एनडीए और महागठबंधन का सीधा मुकाबला होता दिख रहा है। यहां भी एनडीए बाजी मार ले तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। जन सुराज की बात करें तो यह सीधी लड़ाई में नहीं है, लेकिन जन सुराज की एंट्री से तरारी, इमामगंज और रामगढ़ में एनडीए की, जबकि बेलागंज में महागठबंधन की परेशानी जरूर बढ़ा रखी है। बहरहाल ये विश्लेषण महज आकलन भर है। पुराने रिकॉर्ड और रुझानों के आधार पर यह आकलन करने की कोशिश की गई है। असल परिणाम तो 23 नवंबर को आएगा, जब जनता के दिए वोट परिणाम के रूप में सामने आएगा। ऐसे ही रिपोर्ट को देखने के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी अगले रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।